आ जाओ। वॉल्यूम आ रहा? यस सर। ठीक है। ये सुनील सर 2 घंटे चलेगी रेगुलर, गैप दे दूं ना बीच में? हाँ हाँ लगा दो, गेट तो लगा दो। बैठ जाओ। देखो टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन, जिसमें कल हमने 2D डायग्राम के बारे में सीखा था थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर हम एक तो ट्राइंगल से रिलेटेड, एक क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड, और एक सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटर एक वैसे बड़ा टॉपिक है, ट्राइंगल से रिलेटेड हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, क्वाड्रिलेटर एक बड़ा टॉपिक होता है, इसके अंदर हम बहुत सारे डायग्राम्स का एरिया जो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, ट्राइंगल एक सेपरेट है, लेकिन ट्राइंगल और सर्किल पर मिलकर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इस पर और क्वाड्रिलेटर पर मिलकर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मिक्स एंड मैच क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो लेते हैं, कल हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिया था ये बताओ एक बार मेरे को। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यही लिया था। ठीक है, तो न्यू क्वेश्चन, आंसर निकाल दिया था ना इसका अपन ने? The sides of right angle triangle. Sides of right angle triangle are equal to जो आपको यहाँ पर साइड्स गिवन है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर बोला जाता है व्हाट कैन बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है मोस्ट ऑफ टाइम जब भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
तो आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देते हैं वो तो अप्लाई होनी ही है। अब जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, क्या याद रखते हैं कि भाई एक एंगल हमारा 90 डिग्री है। सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बी, इसका आंसर हाँ शायद 6 ही आएगा। लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल हमने कहीं पर भी एज्यूम कर लिया, राइट एंगल एट बी, तो हमारे पास में जो ए सी होगा वो हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। जो ए सी बनेगा वो क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। अब हमारे को यहाँ पर बोला गया कि जो इसकी साइड्स है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो साइड्स आर हम यहाँ पर जब भी किसी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं तो हम इस तरीके से एज्यूम करते हैं, पहले एक्स, फिर एक्स प्लस 1 और फिर एक्स प्लस 2। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्स प्लस 2 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं एक्स इसको एज्यूम कर रहा हूँ, एक्स प्लस 1 इसको एज्यूम कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है, जिसको हम एक्स प्लस 2 के इक्वलेंट एज्यूम करते हैं। अब आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल, आप क्या करते हो, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसकी वैल्यू को किसके इक्वलेंट करते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर के इक्वलेंट करते हो। तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक, क्लियर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो हमारे को मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना आता है, सभी को आता है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, कितना बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी जो आप एलजेब्रा पढ़ रहे हो उसमें आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक, क्लियर, इतनी बात होगी क्लियर। तो आपके पास में एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बनेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2ab कितना बन जाएगा, 4x और 4 बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आगे देखो क्या क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर को तो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको हम देखो किस तरीके से लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस 2x है, उधर से आएगा तो माइनस 4x लिखेंगे, प्लस 1 है, और उधर से भी मैं 4 को इधर ले लूंगा, मतलब एलएचएस में ले लूंगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा मेथड है करने का इस क्वेश्चन, ठीक है। और अगर देखो आपके पास में यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनेगा, ये 2x है, ये 4x है, लाइक टर्म है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 2x माइनस 4x मतलब 2 माइनस 4 कितना बनेगा, माइनस 2x बनेगा। यहाँ पे 1 माइनस 4 करेंगे तो कितना बनेगा। अब ये जो आपके पास में इक्वेशन बनती है, पहले यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, ये जो इक्वेशन बनती है इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको स्प्लिट करना आप लोगों ने सीख रखा है थोड़ा बहुत, इसको स्प्लिट करना सीख रखा है आपने। हेलो, मैं वर्कशॉप में हूँ सर, एमएमटीसी, बाद में बात करेंगे, है ना, ठीक ठीक। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 3x प्लस एक्स, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे 2x मिलता है, मिडिल टर्म मिलती है, और 3 माइनस 3x और x को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल मिलता है, ठीक है।
ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। समझ में आ गई? नहीं आया अभी समझ में? इधर समझ, इधर दिख रहा है पूरा, इधर देखो। ये आपके पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -3 इक्वल 0। तो आपको क्या देखना होता है कि फर्स्ट और लास्ट को एक बार मल्टीप्लाई करो, मतलब -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, और मेरे पास में यहाँ पर मिडिल टर्म कितनी है? -2x है। अब ये जो आपकी मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। किस तरीके से स्प्लिट करना है कि मुझे यहाँ पर ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या आ जाए? -2x आ जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2x, इस वाले केस में दिख रहा है आपको x - 3x -2x देगा, और x और 3x को मल्टीप्लाई करने पे 3x स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर -3x को केवल पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। आप चाहो तो इसको पहले और बाद में कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो उसको, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट टू में से अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो आपको x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, x - 3, और लास्ट में से मुझे कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा। x और -3 में से कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 तो कॉमन आएगा सही, ठीक है। ऑल ओवर अब मुझे इस पूरे में से, यहां दिख रहा है भाई सबको, इस पूरे में से मुझे x - 3 कॉमन आएगा, तो x + 1 बचेगा, इक्वल क्या हो गया? 0। यहां तक भी नोट करो। क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हालांकि सीखते सीखते टाइम लगता ही है, लेकिन फिर भी आ जाना चाहिए समझ। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, नोट कर लो। चलो हो गया नोट? ये आवाज ही कर रहा है क्या टीचर? हो गया? देखो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, ऊपर का क्वेश्चंस वगैरह रफ कर देते हैं। देखो ये हमारे पास में ऑल ओवर मिला x - 3 एंड x + 1, ठीक है। ये मेरे पास में दो अलजेब्रिक नंबर्स हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इसका मीनिंग क्या है कि या तो इन दोनों का मल्टीपल मिलाकर के 0 हो रहा है, तो आप ऐसे सोचो कि कौन सी ऐसी दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। उनमें से कोई सा एक तो 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि या तो आपके पास में x - 3 की वैल्यू 0 होगी और x + 1 की वैल्यू 0 होगी, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू अगर 0 होती है तो आपको x की क्या वैल्यू मिलती है? 3, ठीक है। और ये वाली वैल्यू अगर 0 होती है तो आपको x की क्या वैल्यू मिलती है?
अब x हमने किसको एज्यूम किया, कॉन्जुगेटिव साइड्स को एज्यूम किया, एंड साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ट्राइंगल की साइड है ना, ये साइड कभी नेगेटिव हो सकती है, तो हम यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ ट्राइंगल, लिखते जाओ आप। ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम इसको तो नहीं ले सकते, मतलब मैं x इज नॉट इक्वल -1 ऐसा लिख दूं, या ऐसा भी नहीं लिखते, कई बार केवल इस बात को लिख देते हैं कि भाई x की वैल्यू -1 आ रही थी, इसको तो हम हटा देते हैं। तो अब मेरे पास में देखो क्या बना। ठीक है, अब मेरे पास में ये जो आपका ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में मैंने x इसको बोला था, x+1 इसको बोला था, और x+2 इसको बोला था। तो अब मेरे पास में यहाँ पर x की वैल्यू आती है 3, तो x+1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, और x+2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 5। ठीक है, अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसको भी रफ कर दूं, हो गया था ना, जो बच्चे ऑनलाइन है भाई सबका हो गया। यस सर। ठीक है, एक बार हम इसको भी रफ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या करा हमने, ये x की वैल्यू आई है आपके पास में, तो आप x+1 की वैल्यू, x+2 की, सबकी वैल्यू चेक करोगे, तो देखो यहाँ तो आ गया 3, यहाँ आ गया 4, और यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है, तो अपन ने इसको इस तरीके से एज्यूम कर रखा था ABC। तो जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखूंगा, तो देखो मुझे क्या कैसे लिखना है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इसका BC है, हाइट इसकी AB है, मतलब BC मल्टीप्लाई AB। क्या मीनिंग हुआ इसका, 1/2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, ये इसको कैंसिल आउट करेगा 2 टाइम, और ऑल ओवर आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 6 स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। आपका जो एरिया है वो 6 स्क्वायर यूनिट आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तब तो आप इसको डायरेक्टली लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपको कॉन्जिक्यूटिव साइड्स गिवन है, सपोज वो आपको ये बोल देता कि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ठीक है, कोई और ऐसी कंडीशन डाल देता, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, रफ करें, देखो राइट एंगल ट्राइंगल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, मतलब मैं ऐसे पेयरिंग कर सकता हूं। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हीरोन्स फॉर्मूला तो पहले करा दिया ना। अच्छा पहले करा दिया फॉर्मूला, हाँ हो गया। सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं हुआ है, हाँ सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं हुआ, हाँ ना, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर। अब एक बार अपन ये भी देख लेते हैं कि भाई स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई सा भी हम क्वेश्चन करें, कब कौन सी मैथमेटिक्स की आपको जरूरत पड़ जाती है, कब कौन सा कंसेप्ट की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एक बार अपन देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। हाँ, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं पहले, और फिर उसी क्वेश्चन के बारे में अपन यहाँ पर थोड़ा सा और सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं, जैसा कि आप एक छोटी क्लासेस में देखते हैं कि आप x-2 और x-3 को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है,
अगर मैं इन दो नंबर्स को, ये दो अलजेब्रिक नंबर है मेरे पास में, इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले एक्स को उठाऊंगा, इस एक्स को लेके इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर, बिल्कुल इसी तरीके से माइनस टू लिया आपने और इस पूरे नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक्स माइनस थ्री से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर हम इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x और x जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब x पावर 2 बनेगा, फिर माइनस थ्री एक्स बनेगा, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 2x बनेगा, और ये और अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, और क्या देगा, प्लस सिक्स। ठीक है, और अगर यहां पर मेरे पास में ये मल्टीप्लाई होने पर ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, क्लियर। अब यही मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, यही आपका क्वेश्चन है। आप इसी बात से यहां पर इस बात को सीखोगे कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एक्चुअली क्या है। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं, क्या होती है। तो देखो यहां पर आपको ऐसे देखना होता है कि यहाँ पर मिडिल में कौन सी टर्म गिवन है, कितनी गिवन है, 5 है। ठीक है, लेकिन माइनस साइन को भी नहीं भूलना है। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल एक बार करके देखते हैं, तो मैं 6 को एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अब हम यहां पर ये बोलते हैं कि आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर, ठीक है, वो नंबर कैसे भी हो सकते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का मतलब है इसके आगे भी प्लस या माइनस वाले साइन लगा सकते हैं, कभी माइनस के साथ में प्लस, कभी प्लस के साथ में माइनस। ठीक है, तो आपको -5 कब मिल सकता है, और ऐसे दो नंबर जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में ये वाला नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल, और स्प्लिट करने पर ये जो आपकी मिडिल टर्म है ये स्प्लिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि आप एक्स को ही मत देखो, केवल किसको देखो, -5 को देखो। आप -5 को ऐसे लिख सकते हो, आप -5 को ऐसे लिख सकते हो, आप -5 को ऐसे भी लिख सकते हो क्या, आप -5 को ऐसे भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास में ऐसे तो बहुत सारे तरीके बन गए, एक ही नंबर को स्प्लिट करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मुझे इन बहुत सारे तरीकों में से केवल एक तरीका चूज करना है। कौन सा वाला चूज करूंगा मैं, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -3 से तो मुझे प्लस का 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, ठीक है, ठीक, क्लियर, ये आगे बात समझ लो। ठीक है, तो अब मैं देखो यहां पर क्या करूंगा, हाँ बोलो, -6 होगा, हाँ वो -6 होगा, आपको प्लस और माइनस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे, -2x लिखोगे, -3x लिखोगे, आपने केवल इसको स्प्लिट करा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो ऐसा का ऐसा ही उठा करके रखना। अब आपके पास में फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेना होता है, तो कॉमन ले लो। एक्स आपने कॉमन लिया तो x-2 बनेगा, यहां से आप -3 कॉमन लोगे तो x-2 अगेन बनेगा। ठीक है, ऑल ओवर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, x-2 कॉमन दिखना चाहिए, तो आपके पास में क्या बनेगा, x-3 बनेगा। ठीक है, तो आपके पास में ये आंसर आ गया। क्या, ये x-2 मैंने कॉमन ले लिया ना, यहां से कॉमन लूंगा तो x बना, ये रहा x, यहां से बाहर गया तो -3 बचेगा केवल। ठीक है, अब आगे बात समझ, लिख लो इसको चाहो तो, लिखना चाहो तो लिख लो, समझ आ गया, अच्छी बात। पूरा आ गया समझ में। ठीक है, करें रफ,
देखो एक और क्वेश्चन, पेरीमीटर आपको यहाँ पर 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अनइक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, अनइक्वल साइड्स, आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब होता है दो साइड तो इक्वल है, एक साइड अलग है जिसको हम अनइक्वल साइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो आप क्वेश्चन करने के पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि आइसोस्केलस ट्रायंगल हम बोल किसको रहे और हमारे को यहाँ पर क्या गिवन है। तो आप ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि एबीसी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब लेट ट्रायंगल एबीसी ठीक है, इन विच मुझे यहां पर बताना पड़ेगा कि दो साइड्स में कौन सी इक्वल साइड्स ले रहा हूं। तो मैं यहां पर ए बी एंड ए सी इसको इक्वल ले रहा हूं, क्लियर। तो मेरे पास में जो बीसी होगा वो अनइक्वल साइड होगी और वो आपको यहां पर कितना गिवन है, एक्स गिवन है, ठीक है। ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड्स है, इसको भी हम एक्स के इक्वलेंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हमने क्या करा, एक्स के इक्वलेंट एज्यूम कर दिया। अब हमारे को यहां पर पेरीमीटर गिवन है, तो आप देखो यहां पर पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर मेरे पास में होगा x+x+6 और वो किसके इक्वलेंट गिवन है, 24 सेंटीमीटर के इक्वलेंट गिवन है। तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, निकालो जल्दी से। तो आपके पास बनेगा 2x इक्वल 24 माइनस 6, x आपके पास में कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, 9 आ जाएगा। अब मैं यहां पर एरिया लिखना चाहता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, जैसा कि हमने कल देखा था कि आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट आप बाय फॉर्मूला याद रख लो, या फिर तो क्या होता है अपना फॉर्मूला कल लिखाया था मैंने, बी, हाँ बी क्या होता है यहाँ पर, अनइक्वल साइड होती है, और ए क्या होता है यहाँ पर, इक्वल साइड होती है। तो इक्वल साइड तो मेरे पास में क्या आई, और अनइक्वल साइड मेरे पास में कितनी है,
तो आप यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर लिखोगे, -6 स्क्वायर करोगे, अपॉन 4 करोगे, कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा हमारा मेथड होता है कि हम बाय हीरोन्स फॉर्मूला भी इसको काम में ले लेते हैं और डायरेक्टली उससे भी हमारा आंसर आ जाता है। तो आप एक एरिया तो इससे निकाल लें, एक एरिया आप इससे भी निकालें जिससे इसकी प्रैक्टिस हो। अगर मुझे एरिया लिखना ही है तो फिर मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करूं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो आपके पास में ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। सबसे पहले तो एस को कैलकुलेट करके देख लो। एस आपके पास में क्या है 24, मतलब पेरीमीटर क्या है 24। एस कैसे कैलकुलेट होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो कितना आ जाएगा 12, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 लिख देते, या 12 माइनस, आप कुछ भी एबीसी मान सकते हो ना यहाँ पर। ठीक है, मैं तो इन्हीं को ए और बी मान रहा हूँ, फिर इसको सी मान रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर 12 माइनस एक बार लिखूंगा 9, फिर दूसरी बार भी 12 माइनस 9 लिख दिया मैंने, और थर्ड टाइम में 12 माइनस 6 लिखूंगा। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा 12 मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 12 माइनस 9, 3 3, और ये कितना बन जाएगा 6। स्प्लिट कर लो इसको भी जिससे आपको प्रॉपर वे दिखे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 6 लिख रहा हूँ, 3 3 आ गया और 6 आ गया। तो आपको 6 का और 3 का पेयर बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कल हमने ये बात भी सीखी थी कि जैसे आपको यहाँ पर पेयर दिख जाता है उसको आप बाहर ले सकते हैं। पेयरिंग में आते बराबर एक बार बाहर ले लो। अगर 4 पेयर बन रहे होते तो 2 बार बाहर ले लो, 3 टाइम 4 होता तो प्रॉब्लम आती। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 3 क्या 4 रूट 53 नहीं। यहां से देखो आप 6 और 3 दोनों को बाहर ले लो ना, 6 मल्टीप्लाई 3 और √2। वैसे इससे आपको जल्दी आंसर मिलता है, ध्यान रखना है हीरोन्स फॉर्मूले कंपैरेटिव इससे। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहा, कभी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो ज्यादा प्रॉब्लम है, इसमें नहीं है। इसको आप बहुत आसानी से अच्छी तरीके से याद रख सकते हो, और फाइनली यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा 18√2। ठीक है, नोट करते जाओ। हो गया क्या, उनका नहीं हुआ। कर दो रफ। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे अब।
ठीक है, तो पहले तो आपको ये सीखना जरूरी है यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्या होता है? जिसके अंदर 4 साइड्स होती है, ठीक है ना। हमारे पास में अगर 4 साइड्स वाला कोई डायग्राम, तो उसको हमने क्या नाम दे रखा है? क्वाड्रिलेटर। मतलब क्वाड्रिलेटर तो एक शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब क्वाड्रिलेटर कैसा भी हो सकता है ना, मैंने ऐसा कुछ बना दिया, तो एक क्वाड्रिलेटर है एबीसीडी, ठीक है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है। हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि यहाँ पर कोई साइड किसी के इक्वलेंट है, कोई एंगल किसी के इक्वलेंट है, ठीक है ना। ऐसा हम कुछ भी नहीं कह रहे। मेरे पास में केवल ये 4 पॉइंट्स थे, इन 4 पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, तो क्या बन गया एक, ठीक है ना। क्लियर? कोलिनियर सीखा है सब लोगों ने? क्या होता है कोलिनियर? और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? अगर मैं आपको बोलता कि ये एबीसीडी कोलिनियर है, तो क्या ये क्वाड्रिलेटर बना? नहीं बनाते। ये ट्राइंगल भी नहीं बनाते, ठीक है, ये ट्राइंगल भी नहीं बनाते। मेरे पास में 2 पॉइंट्स कुछ ऐसे थे, 2 पॉइंट्स कुछ उधर थे, इसीलिए मेरे पास में क्वाड्रिलेटर यहाँ पर बन गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल रिप्रेजेंट हम क्या क्या करना चाहते हैं। नंबर 1, जैसा कि हम स्क्वायर रेक्टेंगल तो रिप्रेजेंट कर ही चुके हैं, कर चुके हैं ना। तो अब आप यहाँ पर सीखो कि रोम्बस क्या होता है। बताओ रोम्बस क्या होता है? हाँ, एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक रोम्बस बनाऊंगा, तो ये जो साइड्स हैं आपकी, ये सारी की सारी साइड्स क्या कहलाएंगी? इक्वल कहलाएंगी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो ये है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। पहले सबसे पहले इसको देखें, रोम्बस को। ठीक, ये क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। क्या होती हैं? इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये साइड इसके इक्वलेंट है, ये साइड इसके इक्वलेंट है, तो बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। ठीक, क्लियर? ये जो हम रोम्बस पढ़ते हैं, इसका अगर आपके पास में डायरेक्टली आ जाता है कि आप इसका एरिया लिखें, तो इसका एरिया, अगर मैं इसके एक डायगोनल को, डायगोनल होता है हमारा जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, जैसे मैंने एसी वाले डायगोनल को अगर D1 बोल रखा है, बी डी जो अपना डायगोनल है, इसको हमने D2 नाम दे रखा है, ठीक है। एक को हमने D1 नाम दे रखा है, एक को हमने D2 नाम दे रखा है। तो आपके पास में यहां पर जो एरिया बनेगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 बनेगा। कितना बनेगा? हाँ, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। लिखते जाओ, क्या मतलब हुआ इसका? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। वन अपॉन टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सेकंड थिंग कि अब अगर मेरे पास में ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो आप लोगों ने रेक्टेंगल का एरिया निकालता हुआ देखा है, ठीक है। मैं इसको इसी तरीके से एक आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक। आप इसको मैं ऐसे आगे ना बढ़ा करके ऐसे बढ़ा देता तो शायद ज्यादा आपको समझ में आता। ये और ये, इसको देखो एक बार ध्यान से, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो एक रेक्टेंगल जैसी शेप बन गई। अगर मैं बोलूं कि एबीसीडी ये है और ई और एफ मैं इसको नाम दे दूं,
तो आपके पास में यहाँ पर EFCD इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट करके लिख सकते हैं। एक्चुअल क्या होता है कि यहाँ जो ट्राइंगल बन रहा है और ये जो ट्राइंगल बन रहा है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जैसे हमारे ये दो हाथ हैं, अगर मैं एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देता हूं उसको, तो ये सरपोज कर देगा, इसको सुपरपोज कर देगा दूसरे हाथ को। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक ट्राइंगल के ऊपर ये वाला ट्राइंगल रख दिया जाए तो वो उसको क्या कर देगा, सुपरपोज कर देगा। ठीक है, पूरा दबा लेगा। ठीक है, क्लियर? तो देखो यहाँ पर हम क्या सीखना चाहते हैं कि इसका एरिया मैं एक्चुअली किस तरीके से लिखूंगा। इसका एरिया वास्तव में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके पास में साइड ए थी और ये वाली साइड आपके पास में बी थी, ठीक है, तो मैं बेस मल्टीप्लाई हाइट बोल देता हूं इसको। तो मैं इसको बी ना बोल करके इसको बी बोल दूं या कुछ और बोल दूं। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर डायरेक्टली याद रखें कि अगर आपको कभी भी इसका एरिया लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट करके लिखोगे। ठीक है, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करने पर इसका आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां पर इसकी दोबारा से बात कर रहे हैं, बना लिया? नहीं बनाया? बनाओ, बना लो, जल्दी जल्दी बना लो। जो बच्चे ऑनलाइन है बना लिया उन्होंने? यस सर। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको भी एक बार लिख लो, या आप रोम्बस के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलो लिखो, पहले नोट कर लो जल्दी जल्दी। अलग से लिख लेना, अब तो इसको नीचे लिख लेना, नोट डाल करके लिख लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बोलू? लिखो आगे, नोट डाल करके लिख लो, डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब यहां पर वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, लिखूं या लिख लोगे आप लोग? लिख लिया? डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या मतलब हुआ इसका? ओ से लेकर के ए तक वाली डिस्टेंस, ओ से लेकर के सी तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर के डी और ओ से लेकर के बी वाली डिस्टेंस आपस में बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। डायगोनल लेंथ अलग अलग होती है, डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, डायगोनल की लेंथ तो कैसी होती है, अलग अलग होती है। क्लियर? ऐसा कैसे होता है? ये इसके इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चारों आपस में इक्वल है। ठीक है, हाँ, डायगोनल को बाइसेक्ट करती है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब केवल डायगोनल को बाइसेक्ट कर रही है, दूसरे डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। इस डायगोनल की बात कर रहे हैं तो केवल इसी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं तो इसी की। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट एक और दे दो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री।
स्क्वायर के डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। जो आपका स्क्वायर होता है उसके डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, याद रहेगा। ठीक है, देखो स्क्वायर से ही तो ये रोम्बस बना, स्क्वायर है रोम्बस है, तो आप याद रखने के हिसाब से इस तरीके से याद रख सकते हो कि स्क्वायर और रोम्बस के अंदर सिमिलरिटी क्या है, क्या सिमिलर है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसकी भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, इसके डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल भी और इसके, मतलब स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों के ही डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। कर सकते हैं कंफर्म, D1 और D2 अगर पता हो तो कर देंगे, ऐसा बिल्कुल कर लेंगे। रोम्बस का एरिया ए स्क्वायर साइड स्क्वायर से नहीं कर सकते, क्यों, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये उससे थोड़ी सी बिगड़ी हुई शेप है। ठीक है, आप कभी इसका एरिया निकाल करके देखना ए स्क्वायर से, इसका एरिया आप कभी निकाल करके देखना ए स्क्वायर से। ठीक है ठीक, क्वेश्चन लिखो। Area of rhombus 24 centimeter square, one of its diagonal, one of its diagonal, six centimeter, find other diagonal। हम्म, 8 सेंटीमीटर आ गया, कैसा है? अगर आपको एरिया गिवन है, ठीक है, आप एरिया इस तरीके से लिखते हो 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, ये किसके इक्वलेंट आता है? आपका एरिया होता है रोम्बस का, तो आप यहां पर 1/2 लिखो, फिर D1 लिखो, D2 लिखो। तो D1 मेरे पास में कितना गिवन है और D2 हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और इसके प्लेस में हम क्या लिख दें? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो अपने पास में 8 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। पहले आप इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, 3 आ गया, 3 डिवाइड में जाएगा, मतलब हम यहाँ पर D2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 24/3, 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर वो इसी क्वेश्चन में हमारे से ये पूछता कि फाइंड द अदर डायगोनल एंड साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस,
अगर वो इसी क्वेश्चन में हमारे से साइड बी पूछता तो हम कैसे निकालते? अभी तो उसने क्या पूछा हमारे से, सीधे सीधे एक डायगोनल गिवन था, ठीक है, दूसरा डायगोनल उसने पूछ लिया, एरिया भी दे रखा था, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास में ये एक रोम्बस है, इसका एक डायगोनल कुछ अलग होगा, दूसरा डायगोनल कुछ अलग होगा, ठीक है। अभी तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया है कि भाई 4 ले लो आप और 6 ले लो, सॉरी 8 ले लो और 6 ले लो, तो इससे मेरे पास में एरिया कितना आया, 24 स्क्वायर यूनिट आया, ठीक है। अब अगर वो आपसे ये कहता है कि आपकी साइड ऐसी है, तो सपोज ये ओ पॉइंट है, ये एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, तो ओ से लेकर के ए बी सी डी, ओ से लेकर के ए तक, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ए सी जो आपका डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस बताओ मुझे कितना मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक है। हाँ, और बी डी अगर आपके पास में कितनी ले रखी थी अपन ने, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बीडी अगर आपके पास में 6 सेंटीमीटर है, तो अब आपके पास में यहां से अगर ये 6 है, तो ओ बी आपके पास में कितना बनेगा। अब आप देखो कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, 5 आएगा। यहाँ पे क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो आपकी कैलकुलेशन आप इस तरीके से करोगे, समझ में आ गया भाई हरजस, ठीक है, लिख लो इसको। वो ए स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 3 स्क्वायर हो गया, 16 प्लस 9 बन गया, ये आ गया 25। और जब आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ठीक है। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या मैं इसका एरिया साइड स्क्वायर के इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, तो थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप 5 स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 25, जबकि एक्चुअल इसका एरिया कितना आ रहा है, 24, ठीक है। आगे बात समझ, अप्रोक्स ही आया, ज्यादा अंतर तो नहीं आया, अप्रोक्स आया ना, 24 और 25। ठीक है, समझ में आया, मजा आ रहा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने में, करने रहा। हर जस को नहीं आ रहा शायद समझ, आ गया। अब देखो क्वाड्रिलेटर आप जिसको बोलते हो ना, इस फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से मेंबर्स हैं, हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देते हैं, चलो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल और रोम्बस और ट्रेपेजियम,
और भी होता है कुछ, ये तो होते ही है। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो है ही सही, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी वाली फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली का मेंबर है सारे के सारे, इस फैमिली के। अरे इस फैमिली की एक क्या खास बात होती है कि इसके अंदर 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती है, देयर आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, एंड सम ऑफ एंगल, लिखते जाओ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री सब में भी होता है, ऐसा नहीं होता कि केवल क्वाड्रिलेटर की हम बात कर रहे हैं और रोम्बस में अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ अलग एंगल दिखने लग जाएगा, ठीक है। एंगल का सम तो मेरे पास में अगर 4 साइड से बना हुआ कोई भी डायग्राम है तो उसमें एंगल का सम आपके पास में कितना बनेगा 360 डिग्री आपको एंगल का सम मिलेगा, क्लियर। तो एंगल के सम पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो यहां पर, if the angle of are in ratio, आपको अगर ये एंगल कुछ रेशो में गिवन है तो रेशो देखो 2, 3, 4 और 6 आपको यहाँ पर इस तरीके से रेशो गिवन है 2, 3, 4 एंड 6, फाइंड ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना चाहते हैं कि कितने होंगे, ठीक है, बता लोगे, सिंपल है ना, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर मेरे पास में 4 एंगल्स है तो मैं इन एंगल्स को क्या एज्यूम कर लूं, लेट एंगल्स बी 2x, 3x, 4x एंड 6x, ठीक है, और सम ऑफ एंगल्स करूं तो आपके पास में बनेगा 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x इक्वल 360 डिग्री। और इससे आपके पास में देखो x कितना बन गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 10, तो ये बन गया 15x इक्वल 360 डिग्री। और x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, तो कितना बन गया 24, ठीक है। अब आप यहाँ पर सारे एंगल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट एंगल लिखूं, फर्स्ट एंगल मतलब 2x, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 24, 48 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर 3x लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 24, 72 डिग्री। 4x लिख सकते हैं, ठीक है, कितना बनेगा 4x 96 डिग्री। और 6x भी लिख सकते हैं, कितना बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो ये बन जाएगा 144 डिग्री, ठीक है, 144 डिग्री। बेटा इसमें वॉल्यूम नहीं आना चाहिए, आप लोगों की तरफ से कोई वॉल्यूम ना आए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। टू एक्स की वैल्यू है, 3x है, 4x है, 6x है, तो आपके पास में सारे ही एंगल्स यहाँ पर आ चुके हैं, 48, 72, 96 एंड 144 डिग्री, ठीक है। फाइव 10 मिनट का छोटा सा एक ब्रेक ले लो, इसको लिख भी लो जब तक, फिर चलते हैं अपन कुछ अगले क्वेश्चन पर। हाँ ये आप चाहो तो लिख लो ना, सारे एक साथ में लिख लो जिससे आपको ध्यान रहे। अभी मैंने इनके इनके एरिया आपको बता दिए, अभी इसका और इसका एरिया और बताना बाकी है। क्वाड्रिलेटरल टॉपिक डाल के, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो ना, ठीक है। आप लोग भी भाई जो बच्चे ऑनलाइन है, अगर आप लोग लिख लो, इसको लिख लिया आप लोगों ने,
5 एक मिनट का ब्रेक लो इसमें, और फिर अपन अगेन इसको स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ठीक है।